वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 22 फरवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन-कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, उससे पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ 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 पीटी फैक्ट के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर वहां दे सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर दोनों जगह से आईएसओ और एंड्रॉयड दोनों वर्जन में अवेलेबल है। आप वहां पर एक दो ग्रुप बना हुआ है, एक दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस पेड ग्रुप और एक कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ है जहां पर आप दैनिक जागरण से रिलेटेड चीज़ों को शेयर कर सकते हैं और वहां पर रिव्यू करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको और भी टेस्ट अवेलेबल है ऐप पर बहुत ही लो प्राइस में, तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए युक्ति आईएएस आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आया है। क्लासेज अवेलेबल है तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके साथ, और एक टेलीग्राम चैनल आपको बना हुआ है यूपीआई इसका, जो भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होता है वहाँ शेयर किया जाता है, लिंक शेयर किया जाता है, पिक्चर सेलेक्ट की जाती है, शेयर की जाती है। और इस पेपर का स्क्रीनशॉट भी आपको अंडरलाइन जो पेपर है किया रहता है अंडरलाइन पेपर, उसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर किया जाता है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, युक्ति आईएएस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है या कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर लिंक दिया हुआ गया है टेलीग्राम चैनल का। या तो आप टेलीग्राम चैनल आपके मोबाइल में होगा, वहां पर जाइएगा वहां पर आप युक्ति आईएएस टाइप कीजिएगा, आपको रेड कलर का लोगो लगा हुआ युक्ति आईएएस का लोगो मिल जाएगा, वहां पर आप उसमें उस चैनल में ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए लगातार है ना, आईबी के, सीबीआई का, ईडी का, सीबीसी का लगातार इस वर्ष छापे पड़ रहे हैं। सरकार जो लक्ष्य लेकर चली है भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन का, उसमें लगातार छापे पड़ रहे हैं। तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें 76 जगह छापे मारे गए हैं आतंकी, गैंगस्टर और तस्कर गठजोड़ के खिलाफ। तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, क्यों लगातार चर्चा में है। तो कल के न्यूज एनालिसिस में आपको सारी चीज़ों को कवर किया गया था और आपको की नोट्स जो दिया गया है उसमें सीबीआई, सीबीसी और आईबी के बारे में चर्चा किया गया है, ईडी के बारे में चर्चा किया गया है और उससे संबंधित जो एक्ट है उसके बारे में भी चर्चा किया गया। अगर आप लोग की नोट्स देखे होंगे तो जरूर आप लोगों को पता चल गया होगा। तो क्या करना है, बस की नोट्स में अपडेट करना है। आज के की नोट्स में आप लोगों को जो अतिरिक्त बचा हुआ है उससे जो इस प्रकार के जो जांच एजेंसियां हैं जो भ्रष्टाचार से संबंधित हो, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित, सभी पर हम लोग आज के की नोट्स में ऐड कर देंगे आपको। उसके अतिरिक्त पहले भी चर्चा की जा चुकी है, तो आपको क्या करना है, पहले के वीडियो भी देख लेना है। और ये सब आपको लगातार देखना चाहिए, किसी भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो, इस प्रकार के प्रश्न, भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्न आए हैं ना, आपको इंटरव्यू तक पूछा जाता है। इसलिए यह पीटी में भी काम देगा, मेंस में भी काम देगा, इंटरव्यू में भी काम देगा। और इस पर पहले 2-3 दफ़ा हम लोग बहुत बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो क्या करना है आप लोगों को कि आपको प्रीवियस जो की नोट्स बनाए उसको इनरिच कर लेना है आज के की नोट्स से। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसके छापे कहाँ कहाँ पड़े, याद रखना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 76 ठिकानों पर पड़े हैं। नकदी बरामद की गई है। इसमें देखिए कौन कौन से शामिल थे, जिसमें ईडी शामिल था, सीबीआई शामिल था, आयकर विभाग अलग अलग मामलों में छापे देश में लगाए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है और आपको इससे चीज़ों को कवर करना है। अब प्रश्न का उत्तर देना है कि सीबीआई का गठन किस एक्ट के तहत किया गया है, ईडी का स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया, और सीबीआई का हो, ईडी का हो, सभी के वर्तमान निदेशक कौन है, वर्तमान जो कार्य जिनके नेतृत्व में किया जा रहा है, प्रमुख कौन है, इसका भी आप लोग उत्तर दीजिएगा। आयकर विभाग की स्थापना कब की गई, किस एक्ट के तहत की गई और किस मंत्रालय के तहत ये काम करता है, अधीन होकर काम करता है। तो ये सब प्रश्न आपका बताना चाहिए ताकि आप है ना इंटरनल डेवलपमेंट कर सके। ये सब छोटी पर मोटी बातें हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए जो देश के प्रतिनिधि हैं किसी विदेशी भूमि पर जाते हैं तो भारतीय पक्ष किस रूप से रखना है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल कल आपको देखने को मिल गया कि 26/11 के दोषी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं जावेद अख्तर जी के द्वारा
कल क्या किया गया था, वहाँ पर आपको समारोह आयोजित किया गया था, फेज महोत्सव, तो वहाँ पर बातें की गई थी, इनके द्वारा ये बात बोली गई थी। इनका वीडियो जरूर आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा किन संदर्भों में बात बोल रहे हैं। फिर जो गीतकार हैं जावेद अख्तर, उनके द्वारा बोला गया था। जो पाकिस्तान के जो उम्दा कलाकार हैं, उनको अवसर दिया जाता है भारत में, उनको मंच प्रदान किया जाता है भारत में। किसी भी भारतीय कलाकार को मंच नहीं प्रदान किया जाता पाकिस्तान में। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण पाकिस्तान की नीतियों के संदर्भ में बातें की गई थी, और साफ शब्दों में ये बोला गया था कि लाहौर में जो 26/11 मुंबई हमले में पाकिस्तान को आईना दिखाया, उन्होंने कहा कि मुंबई पर आतंकी हमला करने वाले नॉर्वे या इजिप्ट से नहीं आए थे, बल्कि वह लोग अभी भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। इसलिए अगर किसी भारतीय को अगर इस पर कुछ दिक्कत हो रही है, टिस हो रहा है, तो आपको इसको समझना चाहिए और समाधान इसके लिए ढूंढना चाहिए। और जो गर्म मिजाज है उसको कम करने के लिए फिजा जो है, गर्म फिजाएं उठी हुई है दोनों रिश्तों के बीच, दोनों देशों के बीच, कम होने की बात ही कही गई। और ये देखिए, भारतीय होने के नाते विदेशी भूमि पर किस प्रकार से वक्तव्य देना है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। और आप ये सब कोट कर सकते हैं, अगर कभी प्रश्न पूछे तो आप इस सब चीज़ों को कोट कर सकते हैं, क्योंकि जावेद अख्तर आम हस्ती तो नहीं है, तो इस सब चीज़ों को समझना चाहिए आपको। और जो चीज़ें बताई गई है, अगर किसी भूमि पर जाकर, उसी के भूमि पर जाकर अगर बातें कर रही है तो सराहनीय, इसका सपोर्ट भी होना चाहिए। अब एक केस स्टडी या तो आप देख सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर कैसे चलता है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करूंगा, पर एक प्रशासन अभितंत्र के रूप में, राजनीतिक अभिकरण के रूप में इनकी टिप्पणी जरूर की जा सकती है। जो बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ, उनकी पद की है ना, पद की गरिमा किस तरह बनाई रखनी चाहिए, इनको इस तरीके से पता नहीं होता है। क्यों? रीजन इसके पीछे, अब देखिए, बिहार में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी हुई है, या देश में महंगाई बढ़ी हुई है, उसके लिए जिम्मेवार किसी केंद्र सरकार को दिया जा रहा है। अर्थात अपना जो ठिकरा है, सफलता का ठिकरा, वो केंद्र पर ठोक देना है, या किसी अन्य राज्य के साथ तुलना कर देना है। हाल ही में आपको देख रहे होंगे, दो लगातार यहाँ पर अपराध बढ़ रहे, फतुआ का मामला हो या अन्य मामला, हिंसा, छपरा का मामला, हिंसा का मामला रहा हो, और लगातार इसके हत्याओं का मामला है, तो बिहार चर्चा में इधर है। उसके लिए ठिकरा क्या बोला जा रहा है कि किसी मंत्री, अगर अन्य राजनीतिकों जो कहा जाता, जो कोई पद पर नहीं है, तो बात समझी जा सकती थी कि आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, तो यहाँ पर चीजें राजनीतिक एजेंडे के तौर पर की जा रही है। पर एक मंत्री अगर बोल रहा है, तो मंत्री को क्या सीमा उपयोग करनी चाहिए, इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ से केस स्टडी के तौर पर होनी चाहिए। क्यों? कि मंत्री पद पर रहकर आप अपनी असफलताओं का जो रसीद है किसी और पर काट रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको पद और दायित्व के संदर्भ में आभास नहीं है कि आपका पद की गरिमा क्या है और दायित्व आपको किस संदर्भ में दिया गया है। अगर इस चीजों में, इस संदर्भों को समझते तो ऐसा बयानबाजियां नहीं होती, उसको दूसरे तरीके से समझा जा सकता, समझाया जा सकता है। माना जाता है कि केंद्र सरकार या तो जो भी सरकारें रही हैं, उनकी महंगाई दर के संदर्भ में आंकड़े सही नहीं है, पर इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं हो सकता है कि राज्य का दायित्व नहीं है कि अपने कानून और व्यवस्था को उचित बनाए रखे। बिहार सरकार के अगर एक नेगेटिव पॉइंट को लिया जाए, पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत सी चीजों को, अगर नेगेटिव पॉइंट को हम लेते हैं कि बिहार के पुलिस को है ना, आप है ना किस दिशा में कार्य दे रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अपराध की सीमा क्यों नहीं बढ़ेगी? आप शराबबंदी के लिए पूरे शासन प्रशासन को लगाए हुए, ऐसा किसी से छिपा नहीं। केस स्टडी के तौर पर खुद पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा ये बात बोली गई है कि हमारे सारे कार्य और फोकस किस पर, शराबबंदी पर। इसका मतलब है कि आप किसी खास एजेंडे को पूर्ति करने के लिए, उसकी समाप्ति के लिए जो अन्य क्षेत्र है उसको कम महत्व दे रहे हैं। तो कम महत्व दे रहे हैं तो इस प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति भी तो बढ़ेगी ना। तो क्या है, पुलिस प्रशासन का सही तरीके से, सही उचित उद्देश्य से पूर्ति करना, उस महकमे का उपयोग करना राज्य सरकार की दायित्व है कि प्रशासन को हम किस तरीके से लगाएंगे कि इस प्रकार की घटनाओं को कम किया जा सके। अगर महंगाई दर ही केवल एकमात्र कारक हो सकती थी अपराध के लिए, तो बहुत सी चीजें यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब अमेरिका में, रूस में
अफगानिस्तान में स्थितियां अलग होनी चाहिए थी। या तो हम भारत में ही बात कर ले तो कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में स्थितियां अलग होनी चाहिए थी। तो फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में या तो जिस राज्य में सबसे अधिक महंगाई दर है वहां स्थितियां अलग होनी चाहिए थी, या तो फिर दिल्ली की बात कीजिए, जो दिल्ली सरकार वर्तमान में हाल ही में एक आंकड़ा जारी की थी, जो केंद्र सरकार का हलाफे से एक आंकड़ा बताया था, जो वहाँ के मुख्यमंत्री उनके द्वारा बोला गया था कि देश में सबसे कम महंगाई दर बिहार दिल्ली में है। तो दिल्ली में है तो अपराध की घटना सबसे कम होनी चाहिए, फिर भी वहाँ अपराध होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके जो तुकबंदियां हैं ना वो कहीं और इशारा कर रही है, आपकी मंशा पर इशारा कर रही है। इसे समझने की जरूरत है। तो इसको कैसे मॉडरेट करना चाहिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, इसके लिए आप है आंकड़ों पर बल देंगे, आंकड़े जो भी कहते हैं उस पर बल देंगे। उसके लिए बहुत से आंकड़े आप लोग पहले भी बताया गया है। तो ध्यान यह रखना है कि आप एक एस्पिरेंट है तो एस्पिरेंट को है ना न्यूट्रल व्यू रखना है, किसी भी राजनीतिक प्रभाव में नहीं आना है, किसी भी अनऑथेंटिक सोर्स पर नहीं जाना है, केवल आंकड़े को लेना है। आंकड़ों के आधार पर आप अपने आधार को रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब देखिए सुनवाई की गई, ट्रांसक्रिप्ट भविष्य में हो सकेगा उपलब्ध। तो सुप्रीम कोर्ट में लाइव ट्रांसक्रिप्ट उपलब्ध कराया गया, अर्थात कहने का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट बेंच जो बैठी हुई थी, अदालतों की जो कार्रवाई हो रही थी उसका लाइव स्ट्रीमिंग किया गया था। तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया गया, एआई उपयोग किया गया। ये आने वाले दिनों में अभिलेख न्यायालय के तौर पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल के तहत, हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल के तहत। हाल ही में मैंने कल के क्लास में कवर किया है, पॉलिटी के क्लास में जो इवनिंग में 9 बजे किया जाता है, तो आप वहां का उत्तर जरूर दीजिएगा। तो आने वाले समय में इसका प्रयोग होगा, तो ध्यान रखिएगा। लाइव स्ट्रीमिंग ट्रांसक्रिप्शन यह प्रक्रिया पहली बार प्रयोग के तौर पर चीफ जस्टिस कोर्ट में चल रही संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान कह रहे थे। और ध्यान रखिएगा यह एक हमारे पास बहसों पर एक अस्थायी रिकॉर्ड होगा। इसमें जज और वकीलों दोनों को मदद मिलेगी कि कभी भी मान लीजिए हमें, जैसे मान लीजिए आप किसी भी क्लास का वीडियो देखते हैं ना, वीडियो भविष्य में कभी भी आप सर्च कीजिएगा देख सकते हैं, ऐसे ही सर्च करके आप बाद में वकील या जज अपने अभिलेख न्यायालय के तौर पर इसका उपयोग कर सकता है। और यह होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए समस्याएं बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम लोग विकास करेंगे वैसे वैसे समस्याओं का ना प्रकृति चेंज होता जाएगा। तो इसके लिए हमें है ना इस प्रकार के नवाचार को डेवलप करना होगा, ताकि हर तरीके से चीज़ों को कवर किया जा सके। तो आने वाले समय में यह अभिलेख न्यायालय के एक पार्ट के रूप में उपयोग किया जा सकता है, और यह बहुत ही बेहतर कदम होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसको बस समझने की जरूरत है, इसमें क्या नहीं है, बस इस डेट को याद रखिएगा। कल यह किया गया था, कभी प्रश्न पीटी फैक्ट के तौर पर पूछ दे तो आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए दिल्ली में एक पौधारोपण महाअभियान शुरू किया गया, तो 26 फरवरी से यह प्रारंभ होगा। तो इसको याद रखना है पीटी फैक्ट के तौर पर, जिसमें 52 लाख पौधे रोपे जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न पीटी फैक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है कि कब से स्टार्ट होगा। 26 फरवरी से पौधारोपण महाअभियान, जिसमें 26 लाख चलाई जाएगी, 52 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो ये आंकड़े आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पर एक न्यूज मिला है, शत्रु संपत्ति बेचकर 3400 करोड़ रुपए से अधिक कमाई की सरकार। तो शत्रु संपत्ति पहले क्या होता है इसे आप लोग जान लीजिए। पहले भी आप लोगों को बताया गया है, जब पॉलिटी क्लास हो रही थी उसमें भी, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में एक बार कवर किया गया है। बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि वर्तमान आंकड़े दिए गए उसको ऐड कर लेना। पर हालांकि शत्रु संपत्ति क्या होता है यहाँ पेपर में दे दिया गया। कहने का अर्थ यह होता है, कभी भी हम किसी देश के साथ ऐसे युद्ध में जाते हैं, उस स्थिति में जो जीते हुए भाग पर जो संपत्ति होगी उसका, और जो मान लीजिए जो संपत्ति 47 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन इनका घर, मकान, हवेलियां, कोठियां, जमीन, कंपनियां आदि यहीं रह गई थी। वैसे भारत के लोग उधर से आए थे, तो भारतीय लोगों की संपत्ति तो वहां पाकिस्तान में शत्रु संपत्ति मानी जाती है, वैसे इंडिया में भी। तो इसको बेचकर सरकार कब्जा जब सरकार का हुआ, तो ज्यादा भारत सरकार को अधिकार हो गया उस क्षेत्र पर, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का तो था नहीं।
जिस व्यक्ति विशेष का संपत्ति नहीं है अर्थात मतलब सरकार की वो संपत्ति है, तो उस संपत्ति को बेचकर पैसे अर्जित किए जाते हैं और यह एक प्रोसीजर के तहत आता भी है। और शत्रु संपत्ति एक और भी प्रकार की होती है, जब दो देश युद्ध छिड़ गया तब भी भारत सरकार अपने दुश्मन देश के नागरिकों की मुल्क में मौजूद प्रॉपर्टी जब्त कर सकती ताकि दुश्मन देश लड़ाई के दौरान उनका फायदा ना उठा सके। ऐसा दुनिया भर में होता है। विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने जर्मनी के लोगों की संपत्ति कब्जा कर लिया था। अब मान लीजिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझे कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि रूस में यूक्रेन के लोग नहीं होंगे या यूक्रेन में रूस के लोग नहीं होंगे, होंगे ना। तो मान लीजिए यूक्रेन में जो रूसी लोग की संपत्ति होगी उसको यूक्रेन सरकार जब्त कर लेगी, रूसी सरकार जो होगी यूक्रेनियन लोग की जो संपत्ति होगी उसको जब्त कर सकती है। यही शत्रु संपत्ति कहलाता है, ताकि उसके भूभाग पर किसी प्रकार से कोई इस प्रकार से देश विरोधी घटनाएं घटित नहीं की जा सके, इसलिए इस प्रकार की क्रिया गतिविधि की जाती है। दोनों ही स्थितियों में उसकी संपत्ति अर्जित संपत्ति शत्रु संपत्ति कहलाती है। तो चलिए अब यहाँ देखिए कितना करोड़ रुपया जब्त किया गया। ध्यान रखिए 3400 करोड़ रुपया अधिक की कमाई हुई। इसमें ज्यादातर शेयर और सोने जैसी चल संपत्तियां हैं। 62 और 65 के युद्ध के बाद ही पाकिस्तान और चीन की नागरिकता ले ली थी, तो इसके संदर्भ में भी उसकी संपत्तियां देखने को मिलती है। अब गृह मंत्रालय क्या बोलता है, शत्रु संपत्ति संरक्षक जो ने शत्रु संपत्तियों को बेचकर लगभग इतना रुपया 18 का आंकड़ा दिया गया, 18 19 20 का 21 22 का। आपको ये आंकड़े याद रखने ताकि ये ग्राफ बना लीजिएगा, कभी अगर यूज करना हो आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का विचार किया गया है और यह इस पर आपको न्यूज बन सकता है और आपको इसको कवर भी करना चाहिए। जैसे 22 जो विधि आयोग है लो कमीशन है, याद रखिएगा। अवधि बढ़ाने के विचार किया जा सकता है। आयोग का कार्यकाल सोमवार को समाप्त हो रहा है, जो नेक्स्ट सोमवार आ रहा है उससे जटिल कानून आपको मुद्दे पर सरकार के पक्ष को यह रख रहा था। कार्य विस्तार के लिए कानून मंत्रालय प्रस्ताव के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विचार कर सकता है। ध्यान रखिएगा 22 जो विधि आयोग है 21 फरवरी 2020 को 3 साल की अवधि के लिए गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी थे, जो 9 नवंबर 2022 को पदभार ग्रहण किए थे। तो ये सब पीटी फैक्ट है, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। विधि आयोग के रिकमेंडेशन आपको याद हमेशा होने चाहिए। तो 21वें विधि आयोग के रिकमेंडेशन को मैंने पहले भी चर्चा किया था, याद कर अगर किसी स्टूडेंट को होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा ताकि चीजें आप लोग कवर कर सके, ठीक है ना। चलिए इसको याद यह रखना है कि विधि आयोग मुख्यतः क्या सिफारिश करता है। देखिए यहाँ पर देखिए 21वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न मुद्दों का परीक्षण करने सिफारिश करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि 21वें विधि आयोग कार्यकाल 31 अक्टूबर 2018 तक समाप्त हो गया था। इसके संदर्भ में बातें की गई थी। तो यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि समान नागरिक संहिता की अनुशंसा 21वें विधि आयोग में की गई। 22वें विधि आयोग को भी यह रिस्पॉन्स दिया गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको इस संदर्भ में आपको रिपोर्ट देनी है। तो बहुत सी चीजें हैं, आपको जब मसौदा आ जाएगा ध्यान रखिएगा अपनी मसौदा रिपोर्ट। पिछले आयोग एक साथ चुनाव कराने के संबंध में 6 सवालों के मांगे थे, जिसमें आपको याद रखना है कि जब ये सबमिट करेगा उस समय एक आपके अध्ययन अध्यापन का एक क्षेत्र बन जाएगा। तो 22वें विधि आयोग का रिपोर्ट जब विस्तार से आएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी बस पीटी फैक्ट आपको याद रखना है इसके संदर्भ में कि विधि आयोग का गठन कब किया गया। तो क्वेश्चन आप लोग बताना है यहाँ से पहले भी, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न पीटी फैक्ट पूछा जाता है। और उसके बाद एक सीरीज बना लीजिएगा 5, 10, 15 और 20 विधि आयोग के अध्यक्ष कौन कौन है। आप है ना गूगल से सर्च कीजिएगा या लो कमीशन .gov.in गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको डाटा मिल जाएगा। क्यों बनाना है, कभी मिलान करने के लिए आपको दे सकता है, ABCD कर देगा, इधर नाम दे देगा, इधर विधि आयोग का नाम दे देगा, 5वां विधि आयोग, 10वां विधि आयोग, क्योंकि आपको एक सिस्टम सेगमेंट के तहत इसे कवर किया जा सकता है। तो थोड़ा सा मेहनत करना आप लोगों को है और चीज़ों को कवर करना है। चलिए
अब नेक्स्ट है 2030 तक $2 ट्रिलियन पहुंच सकता है वस्तु और सेवा निर्यात। तो ये बातें पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है, जो वर्तमान में वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, तो उनके द्वारा ये बातें की गई है। तो वस्तु और सेवा निर्यात स्वस्थ गति से बढ़ रही है। 2030 तक इसके वस्तु अलग अलग $1 ट्रिलियन पहुंचने का अनुमान है। तो ध्यान रखिएगा, यह आंकड़े आपको पीआईबी में भी दिया हुआ था, तो आपको ये सब चीजें कवर करनी है, आंकड़े बना लेने हैं। रसिया जैसे 2020, 21, 22 के वस्तु सेवा का निर्यात और कितना हुआ, 422 और $254 अरब उच्च स्तर पर है। जो 2030 तक हमारे वस्तु और सेवा गुड्स एवं सर्विस जो निर्यात है अच्छी वृद्धि होगी, बातें की गई है। और ध्यान रखिएगा कितना % हुआ है वृद्धि, ये भी याद रखना है। वस्तु निर्यात में 8 से लेकर 9.5% और सेवा निर्यात में 16 से 17% की दर से वृद्धि हो रही है। तो ये आंकड़े भी आपको याद रखने हैं ताकि आने वाले समय में काम किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के कार्यक्रम ये बातें की जा रही थी और ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो नीचे आएगा खबर, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब देखिए एक केस स्टडी, या तो इसे एक सहजता के रूप में से आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर सरकार कभी पूछे हिंदी के प्रयोग में सरकार के प्रयास, तो व्यक्तिगत प्रयास भी आप बता सकते हैं। कल एक मीटिंग समागमन हो रहा था, किसान समागमन पटना में। वहां पर किसी किसान भाई के द्वारा जब उनका मौका मिला उनको बोलने का, तो उठे तो अंग्रेजी शब्दों को बार बार प्रयोग कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार, उनके द्वारा बोला गया, देखिए आप सुनिएगा कि एक किसान टोका के बीच बीच में अंग्रेजी शब्द क्यों घुसा दे रहे हो? सिर्फ अंग्रेजी भाषा है और कोई भाषा नहीं है। अपनी भाषा हिंदी में बोलिए। जिसने भारत पर राज किया उसकी भाषा अंग्रेजी थी। तो यहाँ पर बात हो रही थी, देखिए कृषि रोड मैप में पटना में बाबू सभागार में किसान समागमन। देखिए क्या होता है ना कि लोग जो होते हैं, आम लोग, उनको ऐसा एहसास लगता है ना कि अगर हमको बौद्धिक माना जाएगा, अगर हम बौद्धिक कैसे समझा जाएगा, जब हम बेहतर है ना, बेहतर तरीके से इंग्लिश बोले। मैंने कल भी इस पर बातें बोला था, आप लोग को याद होगा, इस पर कुछ बातों को स्पष्ट किया था कि लोग है ना अपने माइंड सेट में ये क्रिएट कर चुके हैं कि अगर हम अंग्रेजी बोलते हैं तो सामने वाला जो भी व्यक्ति विशेष है वो हमको तवज्जो देगा या अधिक महत्ता के साथ हमको सुनेगा, समझेगा। पर बिल्कुल यह आपके आचरण के व्यवहार से अलग है। व्यक्ति विशेष की जो योग्यता है उसके भाषा पर न टिक कर, भाषा प्रयोग पर न होकर उसके कार्य प्रयोग से संबंधित होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये सब चीजें आपको ध्यान रखना। देखिए इनके द्वारा और भी बातें की गई कि यहाँ पर समझने वाली बात है कि देखिए यहाँ पर इनके द्वारा क्या बोला गया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इंजीनियरिंग पढ़े हैं, तब अंग्रेजी में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी। यह अलग चीज़ है कि जहाँ पढ़ना पढ़ाना वहाँ बोलिए। हम राजनीति करते हैं, कहाँ अंग्रेजी बोलते हैं? जहाँ अंग्रेजी बोलना हो वहाँ पर बोलिए। अपने राज्य और अपने लोगों के बीच क्या जरूरत है अंग्रेजी बोलने की, ये बातें देखिए कहाँ तक जाती, इसका मंशा आपको समझने की जरूरत है। ये आप लोग को या किसी विशेष आम लोग होंगे उनको बस यही लगेगा कि केवल राजनीति, आप है ना, मुख्यमंत्री के द्वारा यह अनुरोध किया गया उस व्यक्ति विशेष से कि आप हिंदी का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। पर इसका अर्थ आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? प्रशासनिक तंत्र में भी लगातार, मैंने कल भी बोला था कि प्रशासनिक तंत्र द्वारा लगातार अंग्रेजी प्रयोग किया जाता है ना। जैसे ही एक अभ्यर्थी एस्पिरेंट अधिकारी बनता है तो अंग्रेजी सिस्टम को डेवलप करता है, अंग्रेजी के तौर पर चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, या मान लीजिए कोई योजना परियोजना के बारे में बातें करनी है तो अंग्रेजी में अपनी बातों को रखता है। पर हमारे यहाँ बहुसंख्यक लोग से क्या समझते हैं, या तो हिंदी समझते हैं या तो अपनी मातृभाषा समझते हैं। तो लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं धरातल पर इसका एक खमियाजा शासन को भुगतना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत, इसके मायने कहीं और भी जा रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से चीज़ों को, अर्थात अब जो प्रशासनिक महकमा होगा ना वो भी इसे ध्यान में रखेगा। इनडायरेक्ट बातें की गई है, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ताकि जो चीज़ें लगातार चल रही हैं, बदलाव के दौर से हिंदी गुजर रहा है, प्रशासन में, शासन में,
तंत्र में हिंदी प्रयोग की जो बातें की जा रही है उसको लेकर आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, केस स्टडी के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना। दूसरा केस स्टडी याद रखिएगा। अब देखिए हैदराबाद में एक घटना हुआ था, कल मैंने इसका वीडियो भी देखा, तो देख कर क्या चीजें समझ में आती है सोच के देखिए। जिस बच्चे के कुत्ते द्वारा नोचे जाने पर मौत हो जाती है, अगर उसके गार्जियन को उसको हाथ में आएगा तो किस प्रकार से आपको चीजें समझ में आएगी कि इसका दर्द क्या हो सकता है, इस दृश्य को कैसे महसूस किया जा सकता है। दो तीन चीजें याद रखिएगा। लोग सीसीटीवी कैमरा लगाकर चिंता मुक्त हो जाते हैं कि हमारे हमारे आसपास के माहौल, आसपास के क्षेत्रों में सभी चीजें हम कैप्चर करके अपराध पर, है ना, अपराध पर हम लोग अंकुश लगा सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाने का अर्थ क्या होता है? केवल यही कि निगरानी हम लोग करेंगे। पर ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से इस प्रकार के चलन बढ़ी है ना, तो लोगों ने शहरों के गलियों में सहभागिता को कम कर दिया है। ध्यान रखिएगा, मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसे याद रखिएगा। ये घटना कभी नहीं होती जब शहरों में, गलियों में लोग सहभागी प्रवृत्ति के आचरण व्यवहार करते हैं। मान लीजिए जब कुत्ता, दो चार कुत्ता आपस में सामने आते हैं तो वो कितना लड़ाई झगड़ा करता है, हल्ला करता है, आप कर्कश आवाज आपको सुनाई देता होगा। तो ये बच्चे को नोच नोच के मार रहा था। इसका वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा कि हम किस दिशा में हैं शहरों में अपने आवासन को लेकर। कोई भी व्यक्ति इस गली में उस समय वक्त नहीं गुजर रहा होगा, या जिसके पास लाइव टीवी चल रहा होगा, क्या वो लाइव टीवी बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखने के लिए यूज करता है, बस रिकॉर्डेड चीजों को, या लाइव भी देखता है कि अपने गली में क्या हो रहा है, बस लगा दिया सीसीटीवी कैमरा और उसके बाद वो चिंता मुक्त हो गया। यह दो तीन चीजें याद रखिएगा। क्या याद रखना है? सहभागिता का जो कमी है वो कहीं ना कहीं शहरों से हट रहा है। अब यही गांव में घटना, आप अंदाज लगा कर देखिए, ये चीज गांव में होता है तो पता चलता है, कभी भी इस प्रकार की घटना गांव में देखने को मिलता है। हाँ, कुत्ता जरूर बच्चों को या तो अन्य लोगों को दौड़ाता है, काटता भी है, पर इस प्रकार की हत्या तो नहीं करता है ना। इस प्रकार से अब सोच के देखिए, बच्चा एक है, उसे चार कुत्ते मिलकर नोच नोच के मार दे रहे हैं, अर्थात उनके शरीर का समझ सकते किस प्रकार की स्थिति रही होगी। इस प्रकार घटना आप गाँव में देखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि गांव में सहभागी प्रवृत्ति, एक जरा कहीं इस प्रकार की घटना होगी, सभी गांव के लोग दौड़ते उसके पीछे, उस घटना के पीछे। अब इसे आप किसी भी नजरिए से देख सकते हैं, पर शहरों में ये कमी है। दूसरा कि जो शहरों में एक ट्रेंड चला है ना, ट्रेंड कि जो भूखे बच्चे हैं, भूखे कुत्ते हैं या तो पालतू जानवर है, उसको लगातार खिलाते हैं। देखिए एक दृष्टि से सही है, पर दूसरी दृष्टि से ये कहीं ना कहीं गलत भी है कि गलियों में कुत्ते का, है ना, कुत्तों या इस प्रकार के जो लावारिस जो जानवर है उसकी संख्या वृद्धि कर दे रहे हैं। रीजन उसके पीछे है, उनको एक सर्टेन टाइम पर खाना उपलब्ध हो जा रहा है, तो खाना लगातार उपलब्ध हो रहा है ना, तो क्या होते हैं उस गली मोहल्ले में कुत्तों या तो इस प्रकार के लवारिस जानवरों का, है ना, जमावट दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और ये गुट बनाते हैं ना, देखते हैं आपको कहीं आपको देखने को मिलता होगा, कार को, है ना, कार का बॉडी तक नोच के लेकर चला जाता कुत्ता। इसके पीछे समझना, तर्क समझने, मनोविज्ञान को समझने की जरूरत है। तो जो भी इस प्रकार की घटना हो रही उसके पीछे सभी का हाथ है, तो सभी को सोचने और समझने की जरूरत है कि इस प्रकार की समस्या अगर हो रहा है, देखिए गाड़ी तक था तो सब लोग इसी तरह निकाल दे रहे थे मजाक में, अब किसी व्यक्ति विशेष का मौत हुआ तो राज्य इस पर प्रतिबंध लगाएगा। क्यों लगाएगा? कि जिस प्रकार से लोग खिलाते हैं गली मोहल्लों में, आप एक सर्टेन जगह इसके लिए निश्चित कीजिए, वहां ले जाके खिलाइए जितने कुत्ते होंगे, जहां पर आम लोगों का आना जाना नहीं रहता होगा। साथ ही साथ अब देखिए ये बातें बोली गई, जो महिला खिलाती थी मांस, देखिए यहाँ पर बातें लिखी गई है। प्रारंभिक जानकारी मिली है उनको, क्या मिली है कि एक बुजुर्ग महिला नियमित रूप से क्षेत्र के 4 कुत्तों को मांस खिलाती आ रही थी। तो इनका खिलाना गलत नहीं है, ठीक ना, खिलाना गलत नहीं है, पर लगातार खिलाती रही तो पिछले 2 दिनों से उन्हें नहीं देखा गया। वो महिला, अगर महिला हो सकता है, बुजुर्ग महिला, हालांकि उनकी मृत्यु भी हो सकती है, वो कहीं गए भी होंगे या किसी प्रकार से वो कारणवश नहीं खिला पा रहे। तो कुत्ते संभवतः भूखे होने की वजह से या तो किसी अन्य कारण से कुत्तों को बच्चों पर हमला कर दिया, ये भी कारण माना जा सकता है। तो देखिए एक कारक यह भी
समझा जा सकता। तो केस स्टडी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं मनोविज्ञान से संबंधित। तो यहाँ पर सभी आधारों को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो थोड़ा सा आप भी गंभीर रहिएगा। आसपास मोहल्लों में अगर कुत्ते चले जाएंगे तो थोड़ा सा बच के चलिएगा, नहीं तो झुंड में लोग हैं ना, आप पर हमला करेंगे। तो इन सब चीज़ों से बच के रहना, चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे आएंगे। अब जम्मू कश्मीर में प्रशासन कब्जा मुक्त कार्रवाई के लिए सरकारी और देखिए टर्म यूज किया गया, याद रखिएगा, घास के मैदान को काह चराई कहा जाता है जम्मू कश्मीर में। तो पीटी फैक्ट में आपको इसी शब्दावली का प्रयोग पूछा जा सकता है। घास के मैदान को क्या कहा जाता है, आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा, इसका एक नाम दे देगा काह चराई, ये प्रश्न पूछ सकता है। या तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है जम्मू कश्मीर में घास के मैदान के किस नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न आपको किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका भूमि जियो टैगिंग और मैपिंग कराया जाएगा जम्मू प्रशासन द्वारा, ताकि अतिक्रमण को रोका जा सके। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए वर्तमान सरकारों में, राज्य की सरकारों में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बेहद उम्दा कार्य किया है। इसको है ना, इस कार्य गतिविधि को केस स्टडी के तौर पर झारखंड को, यूपी को, बिहार को, पश्चिम बंगाल को, वेस्ट बंगाल को सीखना चाहिए, पंजाब को सीखना चाहिए कि अगर भविष्य के साथ आप किसी प्रकार का खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके लिए शासन, जिम्मेवार शासन प्रशासन को क्या करना चाहिए। आप झारखंड का मामला ले लें, बिहार का मामला ले लें, यूपी का मामला ले लें, वेस्ट बंगाल का, सभी जगह आपको नियुक्तियों में भ्रष्टाचार लगातार मामले देखने को मिलते हैं। बंगाल में तो जांच कमेटी तक बैठी हुई है। झारखंड में जब से झारखंड बना है, कोई भी ऐसी वैकेंसी वहां नहीं है जहां पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप छात्रों द्वारा लगाए नहीं गए। एक बार जांच सीबीआई से जांच भी कराई गई, और उसका वास्तविक क्या आधार बना तो सभी लोगों को पता है। तो देखिए, अगर जिम्मेवार सरकार अगर अपने नीतियों के प्रति वफादार होती है ना, तो ऐसे ही कदम उठाती है। और सरकार किसी की भी हो, जो बेहतर काम उठाता है उसको प्रशंसा करनी चाहिए। आप किसी भी वर्ग विशेष को क्यों नहीं सपोर्ट करते हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी को क्यों नहीं सपोर्ट करते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया है। आप सोच के देखिए, बिहार का एग्जाम्पल मैं देता हूं और झारखंड का, यही दो स्टेट से आप समझ जाइएगा। बिहार 2014 में एक वैकेंसी लाई थी इंटरमीडिएट के लिए, उसका 2022 में प्रक्रिया पूरा होता है। सोच के देखिए कितने साल के बाद आपको यह प्रक्रिया समाप्त होती है। वो भी उसके बाद इस पर कितने पद जो हाल ही में के पत्र लीक हुआ है, एसएससी का, बीपीएससी का, या झारखंड में आपको ये सब मामले देखने को मिलता है कि पूरा सिटी सीबीआई जांच में जैसे जेपीएससी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, फिर भी प्रशासनिक महकमा है ना, महकमा में जू तक नहीं रेंगता है। कहने का अर्थ उनको शासन का, विधि का एक प्रकार 1% भी डर नहीं होता है कि इस प्रकार की घटनाओं में जवाबदेही किसकी तय की जाएगी। तो अगर इस प्रकार की घटना अगर केस स्टडी के तौर पर लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा कि शासन प्रशासन में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि अगर अति करते हो, शासन प्रशासन का अति करते हो, विधि के अनुरूप जाके, विधि के विरुद्ध जाकर काम करते हो, तो आप पर इस प्रकार से कार्य गतिविधि किया जाता है। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि अगर ऐसे लोगों को अगर सुधार करनी है, शासन प्रशासन में ऐसे क्रियाविधि को अगर सही करना है, तो एक नजीर पेश करने वाला सजा होना चाहिए, ताकि अन्य या आने वाले दशकों में उसकी भनक, उसकी आवाज गूंजती रहे। अब मान लीजिए भंग कर देने मात्र से नहीं होगा, यहाँ पे एक चीज और करता, जितनी रिकवरी थी सरकार के खर्च हुआ था, उन अफसरों से निकाला जाता है, उनके अफसरों, जो भी लोग इसमें महकमा ए से लेकर डी ग्रेड के जितने अधिकारी कर्मचारी थे, जो संतलिप्त होंगे, उनसे खर्च है ना, राज्य का जो खर्च एसेट हुआ है, बच्चों का पैसा एसेट खर्च हुआ है, उसका वसूली करता। तो सारे का है ना, नशा है ना, इस प्रकार का जो कार्य गतिविधि करते हैं ना, उसका देखा जाता है कितने इस पर सपोर्ट करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर आते, क्योंकि बिना मिली भगत है ना, निजी हाथ के लोग इसका पेपर लीक नहीं करते या अनियमितता नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं दरवाजे वहीं से खुले रहते हैं जहां से यह चीजें की जाती है। तो आपको ये सब चीजें केस स्टडी के तौर पर याद रखना है, और ये सभी राज्यों को एक
मुंह पर तमाचा भी होना चाहिए कि लोगों को समझना चाहिए, बिहार सरकार हो, झारखंड सरकार हो, वेस्ट बंगाल सरकार हो, या आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। जिस समस्या उसके मूल में जाकर समस्या को ढूंढे कि समस्या का ओरिजिन कहाँ से है, ओरिजिन को ही समाप्त करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आप राज्य को अराजकता की स्थिति में लेकर चले जाइएगा। जो भविष्य निर्धारण करेगा, आपके नीतियों का निर्धारण करेगा, वो गलत प्रवृत्ति के लोग आ जाएंगे, तो आपका जो उद्देश्य है ना, लोक कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य होता है वो कभी पूर्ति होगा ही नहीं। अब ऐसा नहीं कि सभी लोग जाते हैं, कुछ लोग हैं जिसमें मान लीजिए 100 लोगों का चयन होता है, 100 लोगों का चयन हो रहा है, आयोग ले रहा है, मान लीजिए आयोग ले रहा है एग्जाम, उसमें से अगर 10 से 15% भी लोग अगर गलत तरीके से एंट्री कर रहे हैं ना, तो बाकी जो आपको 90 और 85% जो अच्छे उम्मीदवार गए ना, उन पर हावी हो जाएंगे, क्योंकि यह हमेशा एन के एन प्राकृतिक नीतियों का उपयोग करेंगे, राजनीतिक गठजोड़ का बात करेंगे, बाहुबलियों का प्रयोग करेंगे, तो जो नैतिक रूप से ईमानदार है ना, उस पर दबाव डालेंगे। और ये सिस्टम पूरा चलता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है कि सिस्टम में है ना भ्रष्टाचार नहीं होता है। नहीं तो आंकड़े दिए जाते हैं जो ज्वाइनिंग के समय, उन आंकड़ों से अगर मिला लिया जाए उनके 5 साल का सर्विस, उनके डेवलपमेंट का, तो आंकड़े सब सही हो जाएंगे। पर इन के इन प्राकृतिक आपको यहाँ पर चीज़ें की जाती है उसको छिपाने के लिए। तो इसके लिए सभी को पता है, बस ईमानदारी के साथ मंशा सही होनी चाहिए कि हम उस सिस्टम को सही तरीके से यूज़ करना लाना है, तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब नेक्स्ट याद रखें, स्वदेशी तकनीक की बनी है ITC मिसाइल सफल परीक्षण किया गया। DRDO के द्वारा मिसाइल कार्यक्रम जारी रखते हुए मंगलवार को कहाँ से, चांदीपुर से यह चीज़ें की गई है। इंडिजेशन टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। DRDO ने इसका है ना एक वीडियो लॉन्च किया है, तो आप लोग क्या करना है, जाके देख लेना है, इसको फील करना है, ताकि कोई भी चीज़ें आपको दिमाग में निकले नहीं, याद रहे कि इस प्रकार की चीज़ें कैसे लॉन्च करता है सर DRDO। तो इसमें मिसाइल हथियार प्रशिक्षण प्रणाली, बहुत सी चीज़ें, इससे पहले अक्टूबर 2022 में बूस्टर इंजन की खराबी कारण इस मिसाइल का सफल परीक्षण जो था नहीं हुआ था, तो चीज़ें फिर से मॉडरेट करके चीज़ों को किया गया, और आज या कल है ना सफल परीक्षण किया गया, तो PT फैक्ट के तौर पर ये पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए बिल गेट्स का यह जो आज का आर्टिकल आया ना, उसे जरूर सभी व्यक्ति पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। क्यों विश्व की राह दिखा रहा है भारत, इसके बारे में इनका व्यू है। बहुत से बातें इनके द्वारा की गई है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, इसलिए कि जो चीज़ें हैं ना आपको स्वयं से इसको समझना है, और उसके बाद इसके संदर्भ में अपना आकलन है ना, आकलन मुझे लिख कर भेजिएगा। इनका आधार क्या है बोलने का, किन किन मुद्दों पर इन्हें ना चर्चा की है और क्यों किए हैं, ये मुझे आप लिख के बताइएगा। इसका नोट आप है ना भेजिएगा ऐप के टेलीग्राम ऐप का जो कम्युनिकेशन ग्रुप है वहाँ लिखकर। क्यों, रीज़न इसके पीछे मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं समझना चाहता हूँ इन आधारों को आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं। उसके बाद मैं जब नोट्स बनाऊंगा आपको इसका एक्सप्लेनेशन करके दे दूंगा, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। देखिए यहाँ बात है ना, कभी कभी आपको ना सामने वाले के व्यू से नहीं समझना चाहिए किसी के मुद्दे को। अब मैं इस पर कुछ बातें बोल दूंगा तो आपका व्यू डायरेक्शन वही हो जाएगा, क्योंकि आपको लगे कि नहीं मैं बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करके दे रहा हूँ, पर बिल्कुल नहीं है। ऐसे व्यू के जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी देश के बारे में या किसी योजना के बारे में कुछ बातें की गई है ना, उसके लिए है ना अपने व्यू भी क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अब है ना मैं कोशिश करूंगा, एक नया सेगमेंट लाने का प्रयास किया हूँ, नया, आप देखता हूँ इसमें कितने लोग सफल इसमें अपना भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। सप्ताह में 2 दिन है ना किसी आर्टिकल को मैं सेलेक्ट करूंगा जिसमें आपके व्यू को मैं जानूंगा, आपके व्यू को जानूंगा कि उस आर्टिकल के बारे में आपका क्या नजरिया है। क्यों कि ये सिर्फ इससे यह पता चलेगा कि आपकी सीमा कहाँ तक विकसित हुई है। क्या मेंस के आंसर राइटिंग तक विकसित हो चुकी है, एसे के आंसर राइटिंग तक विकसित हो चुकी है, या केस स्टडी में जो अदृश्य बातें छिपी रहती है उसको समझने का प्रयास कर रहे या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सेगमेंट लाया गया। 5 दिन आपको सप्ताह में जो है 6 दिन क्लास होता है ना, 6 दिन में 4 दिन मैं आपको ये एनालिसिस करूंगा, और 2 दिन है ना आप लोग को क्या करूंगा, आपको है ना
किसी भी 2 आर्टिकल को, वो कोई भी आर्टिकल हो सकता है, रेंडमली मैं दूंगा आपको, उसके बारे में आपको की नोट्स बना के स्वयं मुझे आपको ऐप के ग्रुप में शेयर करना है, ताकि सारे चीज़ों को समझाया जा सके कि आपका दिशा जो है ना, ब्रांडिंग जो हो रहा है वो सही दिशा में हो रहा है, आपका विकास सही दिशा में हो रहा है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझें। इसलिए आज मैं ईजी जो कॉन्सेप्ट था, ये सब बातें पहले भी की गई होंगी मेरे द्वारा, मुझे उम्मीद है जो भी बातें आपको बिल गेट्स के द्वारा की गई, उनके मुद्दे हैं ना पहले चर्चा की जा चुकी होंगी। तो मुझे उम्मीद रहता है कि आप लोग को है ना दिक्कत नहीं होगा, बस लिखने का प्रयास होना चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो जरूर आप लोग लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इस पर मैं चर्चा करूंगा। बदलते परिवेश में भारत की अर्थनीति के संदर्भ में बातें की गई प्रोफेसर जो विभागाध्यक्ष है बिजनेस इकोनॉमी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के, उनके द्वारा, कि बदलते परिवेश में भारतीय अर्थनीति क्या क्या अर्थ है, क्या समझना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातों को इनके द्वारा स्पष्ट किया गया है। क्या स्पष्ट किया गया है? यहाँ स्पष्ट ये क्या किया गया है कि नए वित्त वर्ष के बजट में सरकार पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की अपेक्षा 30.5% की वृद्धि की है। अर्थात कहने का मतलब है कि वर्ष 2025 तक भारत 5 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के लिए पूंजीगत निवेश की तेजी लाने के लिए यह प्रावधान किया गया। तो पूंजीगत खर्च यह होता है, ध्यान रखिएगा, जिससे पूंजी क्रिएट किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक प्रकार का पूंजीगत व्यय माना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी प्रकार का भवन निर्माण कर रहे हैं, रोड निर्माण कर रहे हैं, तो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होता है ना, जिससे पूंजी क्रिएट किया जाए, एसेट क्रिएट किया जाए आने वाले समय में, उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक एक अर्थ में, इसके और भी परिभाषा अलग अलग अर्थों में लगाया जाता है। अगर सभी को समग्र रूप से एक शब्द में अगर यूज करना जाए पूंजीगत व्यय क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे हम पूंजी बाद में क्रिएट कर सके आने वाले समय में, वैसे निवेश क्षेत्र को हम पूंजीगत व्यय कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा उन क्षेत्रों में, अर्थात डायरेक्ट शब्दों में कहा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत विकास की तीव्र गति के लिए कार्य करना चाहता, जिसमें 25 तक रखा है 5 खरब डॉलर जो अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, यह पूंजीगत निवेश के दौर पर ही किया जा सकता है। देखिए सेवा क्षेत्र में देश का सकल आय जो है जीडीपी योगदान बढ़ता जा रहा है, जबकि कृषि में कम और उद्योग में लगभग स्थिर है। तो ये देखिए आपको प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा था, याद होगा अगर बीपीएससी का अर्थव्यवस्था के संदर्भ में याद है, तो यहाँ से भी टर्मिनोलॉजी निकाला जाए। जो स्टूडेंट अगर 20 मैच हो रहे होंगे, यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि भारत क्षेत्र में योगदान कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है। तो यहाँ पर जीडीपी सेवा क्षेत्र का योगदान 54% है, उद्योग का 31%, कृषि 15%, जबकि वर्ष 2030 में यह आंकड़े कहाँ तक आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्रमशः याद रखिएगा। कृषि जो क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र 58%, उद्योग 34% और कृषि जो होगा 18%। तो याद रखना है, आंकड़े को थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लेना। यहाँ 3 पैराग्राफ बनाइएगा, इस तरह बनाना है, यह 2 वर्तमान में कर लीजिएगा। कितना परसेंट है, पहले आपको 15% कृषि का 15% है, फिर उसके बाद आपको 31% है और यहाँ पर आपको 54% है। यह 2 वर्तमान आंकड़े हैं। और उसके बाद जो 2030 का आंकड़ा यहाँ बना लीजिएगा। इसी तरह 3 आलेख खींचना है, कितना परसेंट आंकड़े आ रहे हैं, इसको यहाँ पर लिख लेना है और यहाँ पर आप आंकड़ा बना लीजिएगा 5, 10, 15, 20, 30। तो यहाँ तक आपका एक चित्र बन जाएगा कि वर्तमान में से योगदान जीडीपी में कितना रहेगा। सेवा क्षेत्र और नाम सबका अलग अलग ग्राफ बना लीजिएगा, इंडिकेशन कर दीजिएगा। एक बॉक्स में बना लीजिएगा सेवा क्षेत्र, एक बॉक्स में बना लीजिएगा इस तरह का आलेख, जैसे आप लोग देखते होंगे ना स्टैटिस्टिक्स के बुक में, वैसे ही ये बना लीजिए ताकि आने वाले समय में इसका उपयोग किया जा सके। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 2030 तक तीनों क्षेत्रों में रोजगार योगदान। इसी प्रकार रोजगार में योगदान कैसे होगा, 48% होगा, सेवा क्षेत्र में 24% होगा, उद्योग में और 29% होगा कृषि में। उम्मीद है, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें आएगी। विभिन्न क्षेत्रों में तेजी होगा। आंकड़े हैं 2030 तक भारत की जनसंख्या 150 करोड़ हो जाएगा, अर्थात 1.5 अरब की संख्या तक होगा। जनसंख्या वृद्धि की गति सर्वाधिक तीव्र सेवा क्षेत्र में ऊर्जा, सड़क, रेल, वायु और जल यातायात, हाउसिंग, शहरी ग्रामीण विकास, ये सब जो क्षेत्र देख रहे हैं ना,
उसमें वृद्धि आने की योजना आते हैं, तो इसके संदर्भ में बातें की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो योजना है 2020 से 25 तक लगभग 111 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। तो किन क्षेत्रों में किया जा रहा है, पहले भी मैंने चर्चा किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जो इन सभी योजनाओं के लिए, इन सभी लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए काम करेगा नेशनल पाइपलाइन जो योजना है। तो क्वेश्चन आपको बताना है, नीप जो है, नीप नेशनल पाइप NIP नीप, यह कब लॉन्च किया गया था, किस बजट में इसकी चर्चा की गई थी, इसका लक्ष्य है ना किन क्षेत्रों से प्राप्त करने के, इनका जो 111 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें योजना के लिए, तो किन किन क्षेत्रों पर, आपको इससे संबंधित प्रश्न भी MCQ भी किया गया है, तो आप लोग जरूर बताइएगा, अर्थात NIP के बारे में जरूर बताना है आप लोग को कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है, सड़क पुल ये सब सारे सुरंग, देखिए हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेल मार्ग निर्माण संचालन आदि सभी पर निजी भागीदारी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि PP मोड पर सारे कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि चीजों को और तीव्र गति से किया जा सके। उसके साथ एयर इंडिया उड़ानों में 540 विमान जो सौदा हुआ है $22 अरब का, वो अब तक का विश्व का सबसे बड़ी बोइंग एयरबस की खरीद की ऑर्डर बना। तो सोच के देखिए, अब तक का सबसे बड़ा। तो ये क्यों किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि लोगों का सेवाएं दी जा सके, सेवाओं में उन्नति की जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर केवल भूमि चीजों का निर्माण करने मात्र से नहीं होता, वो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट के सीमा तक जाता है, तो इसे याद रखिएगा। सितंबर 2014 में याद रखना है, प्रारंभ हुई मेक इन इंडिया योजना, अब रंग लाने लगी, उद्यमशीलता, उद्योगों, निवेश को प्रोत्साहन मिला। तो ध्यान रखिए, हाल ही में आपको यूपी में इन्वेस्टमेंट मिला, इंदौर MP में इन्वेस्टमेंट मिला है, कर्नाटक में कल ही मैंने इस पर चर्चा किया। तो उद्यमशीलता, उद्योगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। बौद्धिक संपदा, जो संपदा की रक्षा करना, बौद्धिक संपदा अधिकार जो नियम है, उसके तहत विश्व में जो स्तरीय बुनियादी ढांचे निर्माण किया जा रहा है। भारत में व्यापार करने की प्रक्रिया सरल बनाई जा रही है। विदेशी निवेश, तो इस प्रकार से इसमें 25 उद्योग सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल, फार्मा, IT, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, विमान, रेलवे, सड़क, ऊर्जा, रक्षा आदि शामिल किए। हाल ही में सरकार जो आपको ध्यान होगा कि कोरोना काल में एक योजना लाई थी, PIL योजना, तो उस योजना से भी बल मिला है। पिछले 8 वर्षों में विदेशी निवेश दोगुना हुआ है। 2014 से लेकर वर्तमान तक का आंकड़े दिए गए। भारत 37वें से लेकर 2015 में 142वें स्थान पर था, जबकि 2022 में ये 37वें स्थान पर आ गया। व्यापार करने की सरलता पैमाने पर, तो ध्यान रखिए किस प्रकार से बदलाव आए हैं। कुछ उद्योगों में उत्पादन और निर्यात रिकॉर्ड स्तर पाया। तो ये सब आंकड़े आपको रखने हैं याद, इससे बेहतर आंकड़ा आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, इस आंकड़े को अच्छे से वर्क करना। अब इस पर समय लगेगा, तो समय जरूर लगाइए, क्योंकि यह आने वाले बहुत समय सवालों के जवाब आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। PT फैट के जितने आंकड़े यहाँ से कवर हो जाएंगे। सेवा क्षेत्र में है, अर्थात प्राथमिक जो क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र के जितने भी आंकड़े आपको इस आर्टिकल से कवर हो जाएंगे। वर्तमान आंकड़े इन सभी सेक्टरों के प्राप्त हो जाएंगे। सरकार की योजनाओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो होलिस्टिक चीजों को यह कवर करेगा। इसमें समय देकर ना सारे आंकड़ों को आपको राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। चलिए, और राइट डाउन करके आपको ग्रुप पर शेयर भी करना, ताकि मैं उसका रिव्यू कर लूँ, कहीं मिसमैच आप लोग ना कर दें। तो इसको ले लीजिए, 1-2 दिन का समय जरूर ले लीजिएगा, या तो संडे को बैठ कर कभी भी आप अच्छे तरीके से इसका सारे राइट डाउन कर लीजिए। इसका स्क्रीन शेयर मैं कर दूंगा, ताकि इसको आप अच्छे तरीके से कवर कर सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट ये बात करेंगे ना, आपको जायसवाल सर के द्वारा आज DCA में ये न्यूज़ कवर किया गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो भारत जल्द ही नकदी के अधिक होगा डिजिटल वॉलेट लेन देन। तो सिंगापुर के साथ भारत द्वारा डिजिटल लेन देन के लिए एक UPI सिस्टम डेवलप किया गया। उसी में देखिए भारत पे नाउ जुड़े हैं सिंगापुर को, तो पे नाउ के भारत के UPI सिस्टम से। तो ये बातें आंकड़े दिए गए हैं। 126 लाख करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन किए गए UPI के द्वारा 2022 में, और 2018 में आया था विचार ली के द्वारा। तो वर्तमान में ये चीज़ें धरातल पर आई है। कल भारत और सिंगापुर जुड़ गया है। ये प्रथम देश ऐसा है जो भारत के, देखिए सिंगापुर पहला देश है जिसके साथ पर्सन टू पर्सन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की। तो ध्यान रखिएगा, UPI
आप क्वेश्चन का उत्तर देना, यूपीआई अपनाने वाला प्रथम देश कौन है। पर यहाँ पर पर्सन टू पर्सन अर्थात एक व्यक्ति, सिंगापुर का कोई व्यक्ति भारत के किसी व्यक्ति को पर्सन टू पर्सन यूपीआई के तहत भुगतान कर सकता है, अर्थात इसका लाभ ले सकता है। तो प्रथम देश सिंगापुर है। तो प्रश्न कहीं पूछ दे तो मिसमैच मत हो जाइएगा। यहाँ यूपीआई अलग कोई देश अपनाया है और यहाँ पर्सन टू पर्सन यूपीआई सिस्टम अलग देश कोई अपनाया है। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इस पर आपको जसपाल सर ने बेहतर तरीके से कवर किया है, आज के DCA में जाके देख लीजिएगा। अब भारत सरकार ये एक आंकड़ा लाई है जिसमें आपको याद रखना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र के विकास में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और इस साल अप्रैल तक बिजली की मांग क्या होगी, पीक पर अधिकतम मांग 2.29 लाख मेगावाट तक पहुंच सकती है। ऐसा आंकड़ा जो सर्वाधिक मांग होगी। लगातार भारत के क्षेत्र में, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और जो चीज़ें डेवलप हो रही है, डिमांड बढ़ रहा है, तो सरकार के समक्ष टारगेट भी अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। तो यूनिट्स याद रखिएगा, 10 दिसंबर में 115.50 अरब यूनिट बिजली उत्पादन रहा, जो पिछले साल नवंबर में 108.44 अरब यूनिट जो बिजली उत्पादन किया गया था। तो आंकड़े याद रखना है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA का आंकड़ा है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, कहीं भी PT फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व को युद्ध में झोंकना चाहता है अमेरिका, पुतिन के द्वारा बातें की गई है। और उससे पहले आपको ये याद रखना चाहिए, भारत से व्यापार बढ़ाने के लिए उत्तर दक्षिण गलियारा विकसित कर रहा है रूस, जो लगभग 7200 किलोमीटर होगा। याद होगा जब सीपेक में पढ़ा रहा था आप लोग, भारत चीन के विवाद में जो चीन क्या कर रहा है, आपको ये आंकड़ा में कभी समझाया था, मलक्का जल संधि। और जो चीन है, यहाँ इंडिया, भारत इंडिया मैप है, म्यांमार सभी है, और यहाँ चीन, दक्षिणी चीन सागर। तो जितने भी व्यापार चीन के होते हैं यह मलक्का जल संधि के तहत ही होते हैं। तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको बेस, अस्थायी बेस है। तो इस निगरानी तंत्र को, कभी भी भारत के साथ चीन का युद्ध होगा तो क्या करेगा, भारत इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अपने निगरानी तंत्र से मार्ग को रोक सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया था चीन ने सीपेक योजना को लाया, जो पाकिस्तान से सीपेक योजना आता है, और भी इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से इस मार्ग को उन्नत करने के लिए सीपेक रोड इनिशिएटिव लाया था ना पाकिस्तान के साथ, कॉरिडोर सिस्टम। उसके लिए देखिए, पाकिस्तान जब चीन ये योजना को लाया था, विश्व को जोड़ने का प्रोग्राम चलाया, बोर योजना है ना, बोर योजना आप लोगों के सभी पर चर्चा की गई। उसी के संदर्भ में भारत और रूस और भी अन्य देश मिलकर क्या कर रहे थे, इसके प्रति संतुलन के लिए ये चीन का नीति था और इस पर मैंने चर्चा किया था। इसी नीति के प्रतिरूप में भारत ने भी एक अंतर्राष्ट्रीय पहल, उत्तर दक्षिण यातायात कॉरिडोर, लगभग 7200 किलोमीटर लंबी योजना के लिए कार्य प्रारंभ किया था, रूस और अन्य देशों के सहयोग से। तो ध्यान रखिएगा, उसी में क्या है यहाँ पे याद रखना है। उस योजना के बारे में मैं पहले भी चर्चा किया हूँ, ध्यान होगा अगर किसी स्टूडेंट को, तो इसके लिए मैं मैप फिर से भेज दूंगा, सेंड कर तो रिकॉल हो जाएगा आप लोगों को। भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, मध्य एशिया देशों, यूरोप तक माल की आपूर्ति की जा सकेगी इस कॉरिडोर के तहत, जिसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण यातायात साधन किया गया। अगर हम इसको मैप में देखें तो मैप ऐसे इंडिया का है, और उसके बाद देखते होंगे आप, यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर अरब देश है। उसके बाद इस कॉरिडोर से देखिए, यहाँ पर जाएगा, पहले अफगानिस्तान जाएगा, अफगानिस्तान से यह अजरबैजान, अर्मेनिया होते हुए, मध्य एशिया होते हुए इंग्लैंड तक जाएगा, यूरोप होते हुए, फिर लाल सागर से होते हुए फिर यह आ जाएगा, जिसमें रेल की सुविधा है, सड़क की सुविधा है, कॉरिडोर के जहाज़ों की सुविधा अपनाई गई है। रसिया तक यह कॉरिडोर जाएगा एक। तो ध्यान रखना, इस कॉरिडोर को याद रखना है, बेहतर भारत के संदर्भ में भी। तो आपको याद रखना है कि भारत के लिए रूस, यूरोप और मध्य एशिया बाजार पहुंचने का बहुत ही कम हो जाएगा। जो हम ग्वादर पोर्ट विकसित कर रहे, सब चीज़ें विकसित कर रहे थे ना, देख रहे होंगे आप, पहले भी चर्चा की जा चुकी है। उसकी मांग की जा रही है, फिर से पुनर्जीवित करने के लिए बेहतर तरीके से और भी तेज गति से काम करने का प्रयास किया जा रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ ध्यान रखिएगा। देखिए, न्यू स्टार्ट एटॉमिक ट्रीटी से अलग हुआ रूस। ये क्या था, तो पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए रूस ने क्या किया कि अमेरिका के साथ हुई न्यू स्टार्ट ट्रीटी को खत्म करने का ऐलान किया। इस समझौते में परमाणु हथियारों को लेकर दोनों देशों में पारदर्शिता बनाए रखनी थी। एक दूसरे के परमाणु हथियारों का निरीक्षण होता था और हथियारों के इस्तेमाल को
स्थिति में न आने की देने की बात होती थी और एक संवाद तंत्र विकसित किया गया था। दोनों देश क्या करते थे, परमाणु संख्या सीमित रखने की यह समझौता 2026 तक था, ध्यान रखिएगा। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद पैदा हुए हालात के बाद यह ट्रीटी रूस के द्वारा वापस ले लिया, अंतिम बार समझौता तोड़ दिया गया। तो यहाँ पर मेन मकसद ये था कि अमेरिका और रूस ये करते थे कि अपने देश में परमाणु हथियारों के जखीरे के संदर्भ में जानकारियां आदान प्रदान करते थे और चीज़ों को एक टेबल पर लाकर प्रयास करते समस्या समाधान हो। पर जब एक तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो जाएंगे तो ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो। जैसे भारत में भी देखते हैं, भारत पाकिस्तान 15 अगस्त को और 1 जनवरी को क्या करता है, आप देखते होंगे ना, अपने परमाणु हथियारों के बारे में जानकारियां देता है, एक दूसरे के साथ साझा करता है। हालांकि ध्यान रखिएगा, हमारे साथ पाकिस्तान के रिश्ते बहुत दिनों से बंद है, फिर भी इस वर्ष 1 जनवरी को भारत ने क्या किया था, आपको याद होगा, मैंने उस दिन न्यूज़ भी कवर किया था। भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने परमाणु हथियारों और जो गिरफ्तार लोग हैं वहाँ पर दोनों देशों में, जो किसी छोटे छोटे अपराधों में गिरफ्तार है, जैसे मछुआरे होते हैं जो जाने अनजाने में सीमाओं को लांघ देते हैं, तो उनके सूचनाएं भी आदान प्रदान करती है। तो ऐसे ही ट्रीटी वहाँ पर भी थी एटॉमिक के लिए, तो इसके लिए ट्रीटी वापस ले लिया। तो प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। और नाटो की भूमिका लगातार मैं चर्चा करता हूँ, नाटो की भूमिका कैसे बढ़ती जाती है, अमेरिका को लगता है या यूरोप के कुछ देशों को ऐसा लगता है उसकी समस्या विश्व की समस्या है, होनी चाहिए, पर विश्व की समस्या उसकी समस्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनको महसूस भी होता है। और हमारे विदेश मंत्री के द्वारा, जो जयशंकर जी के द्वारा, यह यूरोपियन मीडिया में बातें की गई है और ये लगातार प्रूव भी होता है, हर मुद्दे में प्रूव होता है। जैसे आप 26/11 जो वहां पर भी हमला हुआ था, याद होगा आपको, 26/11 मुंबई के हमले में आपको भारत में जो बातें की गई थी, अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड हमला हुआ था, तो 26/11 के बाद विश्व का समुदाय है ना, इसको इस रूप से नहीं देखा कि जाके पाकिस्तान पर हमला बोला जाए, क्योंकि वहां संतृप्तता पाई गई थी। पर जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड पर हमला होता है, तो जितने भी नाटो देश थे या तो यूएनए के जो देश थे, जो इस अमेरिकी समर्थित देश से, वो उन्होंने एक सुर में अफगानिस्तान पर हमले के लिए अनुमति दी थी और वो किसी की भी बात न सुनकर डायरेक्ट वो हमला कर दिया था। इसलिए बोला जाता था कि जो यूरोप और अमेरिका की समस्या है वो सभी देश की समस्या समझी जानी चाहिए, पर सभी देशों की समस्या यूरोप या तो अमेरिका की समस्या नहीं समझी जानी चाहिए। यही कूटनीतिक जो चाले है ना, नाटो को एक विश्वसनीय संगठन के रूप में नहीं बनने देता, क्योंकि वो है ना एक तरफीय वैश्विक नेतृत्व की अभिलाषा करता है। अब देखिए, रूस यूक्रेन के बीच के मामले के विवाद के तह में कहीं कुछ और भी बातें की गई थी, पर आपको नाटो या तो नाटो समर्थित जो अमेरिका है बार बार यूक्रेन को क्या कर रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए, अब इसमें कभी भी पॉजिटिव जेस्चर जाएगा रूस के संदर्भ में, कि कभी भी रूस ये समझेगा कि नहीं, कोई देश एक न्यूट्रल रूप से भी काम करना चाह रहा है, कोई संस्था न्यूट्रल, और इस पर मौन स्वीकृति क्या करता है, यूएन रखा हुआ है। कभी भी इस सहयोग के लिए नाटो या तो समर्थित देशों को कभी प्रश्न चिन्ह वो किया है नहीं, पर रूस पर क्या कहते हैं पूरा प्रतिबंध लगाए हुए, नाटो से लेकर अमेरिकी देश के द्वारा। तो क्या आप यह मानना चाहते आपका देश जो है हर मामले में सही होगा, वो यूक्रेन का ही क्यों लेंगे? हम बहुत से ऐसे मामले देख सकते हैं और ऐसे अनगिनत मामले। क्या नाटो में शामिल हो जाने मात्र से या अमेरिका का सहयोगी मित्र बन जाने मात्र से आप हर हर कार्य में आप क्लीन चिट आपको मिल जाती है और विश्व का कोई देश है उसे क्लीन चिट नहीं मिलेगा? इसी संदर्भ में प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया था और आने वाले समय को भी जन्म दे सकता है। आने वाले समय में जो युद्ध होगा उसको भी जन्म दे सकता है। यही मंशा पहले प्रथम युद्ध के दौरान कुछ खास देशों में रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध में खास देशों में रही थी, वर्तमान में नाटो या उसके समर्थित देशों के द्वारा रही है। यहाँ पे ये चीजें समझने की जरूरत है आपको, और हमें कभी भी कोई राष्ट्र इस प्रकार की टिप्पणी करता है उसके मूल मंत्र को समझिएगा, मूल उद्देश्य क्या कहना चाहता है। अब है ना, यहाँ पर हमारे रिश्ते क्या है उसके बीच के चीज़ों को समझाने की जरूरत है, जो पहले भी मैंने चर्चा कर चुका हूँ। तो उम्मीद है इन सभी चीज़ों को समझते होंगे आप, उम्मीद करता हूँ आगे भी बढ़िएगा। चलिए, एक पीटी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। आपको लद्दाख में पेंगुइन झील पर दौड़ लगाकर गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इसका क्या है मायने, इसको देखिएगा। लगभग 13,862 फीट की ऊंचाई पर
21.9 किलोमीटर की पेंगोंग फ्रोजन लेक हाफ मैराथन किया गया था, जहां पर इसका योगदान आपको देखने को मिलता होगा। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, क्लासेस स्टार्ट हो गई है, नहीं देख लेता हूं मैं। चलिए, तो वहां पर लेह हिल काउंसिल ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट फाउंडेशन के द्वारा लद्दाख में चीजें की गई थी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न पीटी फैट के तौर पर पूछा जा सकता है। 13,862 फीट। और पेंगोंग झील हाल ही में कुछ वर्षों में चर्चा में रहा है, क्यों रहा है? तो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। आप लोग इस सब चीजों को लेकर सपोर्ट रहिए, ताकि आपको चीजें समझ में आए। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्लासेस कैसे लगती है। सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा, युक्ति आईएएस बूम नहीं करेगा। तो सभी लोगों का सपोर्ट होना चाहिए और नैतिक जिम्मेवारी भी होनी चाहिए कि युक्ति आईएएस के टीम जो सदस्य काम कर रहे हैं और आने वाले जो टीम है वो भी आपको बेहतर तरीके से करे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम लोग बेहतर बन सके। धन्यवाद। जय हिंद।